शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है। अब तो खबरें आ रही हैं कि सरकारी स्कूल प्राइवेट हाथों में बेचे जाने वाले हैं। हमारे बच्चों का भविष्य बिकने की कगार पे है। तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और उनसे जुड़ी कहानियों के साथ समाधान भी प्राप्त होगा। 5 साल बीत गए, 2025 आ गया और जमीनी हकीकत क्या है? 8,40,000 शिक्षक पद खाली हैं, लेकिन आज वो निराशा के साए में जी रहे हैं। मई 2025 में यूपी में 1,93,000 शिक्षक पदों का विज्ञापन आया, जो सुपर टीईटी के लिए 4 बार तैयारी की। हर बार पेपर लीक का मामला। कई ऐसे उम्मीदवार जो 35 साल से 40 साल के हो चुके हैं, अब उनकी आयु सीमा के कारण वो धीरे धीरे अयोग्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। To active public stakeholder participation, the government of India इनका वेतन 10 से 20,000 के आसपास है, जबकि स्थायी शिक्षकों का वेतन 37,000 से 50,000 के आसपास। जीडीपी का केवल 3% से भी कम। बहुत सारे विद्यालयों में बेसिक जो चीजें चाहिए वो अभी भी उपलब्ध नहीं है। पानी की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, है ना, शौचालय की। ऐसे ड्रॉप आउट बढ़ते जाता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए गांव-गांव अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करता है। राजस्थान ये कर सकता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार क्यों नहीं? इच्छा से देश बनता है। नमस्कार साथियों, कल्पना कीजिए कि आपने बीएड कर लिया, उसके बाद टेट भी क्वालिफाई कर लिया, 2 बार भर्ती की तैयारी कर चुके हैं। घर में माँ हर दिन मंदिर में दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि इस बार मेरा बेटा या बेटी स्कूल में नौकरी जरूर प्राप्त कर लेगा। फिर एक दिन सरकार 1,93,000 शिक्षक पदों की भर्ती का ऐलान कर देती है। आप जैसे लाखों अभ्यर्थियों के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है और अगले दिन वो नोटिफिकेशन वेबसाइट से ही गायब हो जाता है। क्या यही है न्यू इंडिया की नई शिक्षा नीति? क्या यही है युवाओं के सपनों की कीमत? आइए दोस्तों, इसका पूरा विश्लेषण करते हैं कि भारत में शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है। इस प्रकार आपके 5 साल, लाखों रुपए, परिवार की उम्मीदें सब दांव पर लगा दिया, लेकिन जब नौकरी की बारी आई तो सरकार ने मुंह फेर लिया। न ही वैकेंसी, न ही कोई जवाब। अब तो खबरें आ रही हैं कि सरकारी स्कूल प्राइवेट हाथों में बेचे जाने वाले हैं या बेचे जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आपका सपना सिर्फ एक मजाक था? क्या शिक्षा सिर्फ नारा बनकर रह गई है? क्या इसी प्रकार भारत को विश्व गुरु बनाने के दावे किए जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बिकने की कगार पे है? आइए इस सच्चाई को समझते हैं, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और उनसे जुड़ी कहानियों के साथ पूरा विश्लेषण करते हैं। अंत में आपको इसका समाधान भी प्राप्त होगा, इसलिए इसको गौर से देखें। दो 2020 में नई शिक्षा नीति, जिसको एनईपी बोलते हैं, आई। launched the National Education Policy (NEP) in 2020 after a gap of 34 years. सरकार ने बड़े बड़े वादे किए। कहा गया कि 2030 तक हर स्कूल में प्रशिक्षित शिक्षक होंगे, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी, स्कूलों में बिजली, पानी, शौचालय, डिजिटल डिवाइस, डिजिटल बोर्ड जैसी चीजें सब कुछ होगा। लेकिन आज 5 साल बीत गए, 2025 आ गया और जमीनी हकीकत क्या है, इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हजारों स्कूलों में या तो एक शिक्षक है या तो कोई नहीं। वहीं यूडाइस प्लस, जिसको बोलते हैं UDISE प्लस, 2023 और 24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 8,40,000 शिक्षक पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में केवल 1.5 लाख के आसपास प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक के पद रिक्त हैं, जो कि 2024 का आंकड़ा बताता है, सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया है। वहीं बिहार में 1,92,000 प्राथमिक और 32,000 से लगभग 33,000 के आसपास माध्यमिक पद खाली हैं पूरी तरह। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन लाखों बच्चों की कहानी है जो बिना शिक्षक के स्कूल में बैठे हैं, और उन लाखों युवाओं की कहानी है जिन्होंने शिक्षक बनने का सपना तो देखा है, लेकिन आज वो निराशा के साए में जी रहे हैं।
आइए कुछ आंकड़ों की सैर करते हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि लाखों टूटे सपनों की कहानी है, जिसमें सबसे पहले CTET 2024 जिसमें 32 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, जिसमें 15% पास हुए, लेकिन पास होने के बाद क्या नौकरी मिली? नहीं, जीरो। दूसरा, हर साल बीएड और डीएलएड पास आउट जो हैं, इनकी संख्या 12 से 14 लाख होती है, जो कि शिक्षक बनने के लिए डिग्री लेते हैं, लेकिन वैकेंसी का पता नहीं। मुश्किल से 40-50 हज़ार वैकेंसी आती है, कहाँ 12 से 14 लाख और कहाँ 50 हज़ार। वहीं उत्तर प्रदेश में 2018 से 2024 तक के बीच 2,20,000 शिक्षक रिटायर हो चुके हैं, लेकिन नई भर्ती का कोई अता पता नहीं है। वहीं बिहार में 1,20,000 शिक्षक पद खाली, जो सरकार ने माना है। भर्ती प्रक्रिया अभी भी कोर्ट में अटकी हुई है। प्रशासनिक लापरवाही। मई 2025 में यूपी में 1,93,000 शिक्षक पदों का विज्ञापन आया, लेकिन कुछ ही घंटों में इसे डिलीट कर दिया गया। प्रश्न है क्यों? इसका कोई जवाब नहीं। केंद्रीय विद्यालय जून 2025 में 16,761 पद खाली होने का मामला आया था सामने। और तो और एम्स के 20 संस्थानों में भी 39% से ज़्यादा फैकल्टी पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की कमी एक राष्ट्रीय संकट है। लेकिन सवाल यह है कि ये कमी दूर क्यों नहीं हो रही? क्या सरकार चाहती ही नहीं है कि ये पद भरे जाएं? आइए केवल सरकार के दृष्टिकोण से नहीं, अन्य दृष्टिकोण से इसको देखें। और आप ध्यान दीजिएगा, सभी आंकड़े किसी न किसी बड़े मीडिया हाउस से या गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाए गए हैं। इन आंकड़ों को आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का, उस व्हाट्सएप चैनल जिज्ञासा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ेंगे तो उसमें ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब डेटा से हटकर उन लोगों की कहानी सुनते हैं जिनके सपने इस सिस्टम ने तोड़ दिए। पहले रमेश की कहानी। रमेश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से पहले बीएड किया, उसके बाद सीटेट पास किया। 5 साल तक कोचिंग सेंटरों में लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन भर्ती नहीं आई। आज वो सब्जी का ठेला लगाता है। उसकी माँ कहती है, हमने पढ़ाई पर सब कुछ लगाया, लेकिन क्या फायदा हुआ। दूसरी कहानी प्रियंका की है। बिहार की प्रियंका जो सुपर टीईटी के लिए 4 बार तैयारी की, हर बार पेपर लीक का मामला सामने आया, कोर्ट से स्टे, भर्ती रद्द। आज वो डिप्रेशन से जूझ रही है। और तीसरी, ग्रामीण बच्चे। एक गांव के स्कूल में 100 बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ शिक्षक एक, वो भी संविदा पर। अगर वो बीमार पड़ जाए तो स्कूल पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये कहानियां सिर्फ रमेश या प्रियंका की नहीं हैं, उन लाखों युवाओं की कहानियां हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, और उन बच्चों की जो बिना शिक्षक के पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत कठिन स्थिति है। तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे मूल कारण क्या है। सभी कारणों को मैं एक एक हिसाब से पॉइंट से 8 बिंदुओं में तोड़ा है। तो आइए एक एक बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। पहला है प्रशासनिक लापरवाही। भर्ती प्रक्रिया जटिल और धीमी है, फाइलें कई बार अटकती हैं, आयोग अक्षम है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि यूपी में 69,000 जो भर्ती थी वो 2020 से 22 में कोर्ट ने इसलिए रद्द कर दी क्योंकि आरक्षण जैसे नियमों की गड़बड़ी थी। उसका प्रभाव ये हुआ कि उम्मीदवारों की उम्र निकलती जा रही है। आज कई ऐसे उम्मीदवार जो 35 साल से 40 साल के हो चुके हैं, अब उनकी आयु सीमा के कारण वो धीरे धीरे अयोग्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। निजीकरण का दबाव। जुलाई 2025 में अभी नीति आयोग और MHRD ने प्रस्ताव लाया कि जो खराब प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूल हैं उनको PPP मॉडल पे निजी ट्रस्ट या NGO को दे दिए जाए। To active public stakeholder participation, the government of India, under the dynamic leadership of Shri जिसमें Narendra अभी Modi, उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूलों का जो मर्जर वाला मामला अभी चल ही रहा है, अभी नया है। इसका परिणाम क्या है कि स्थायी शिक्षक भर्ती जो हो जाएगी वो पूरी तरह बंद हो जाएगी, संविदा शिक्षकों की भरमार हो जाएगी। इसका प्रभाव शिक्षक की नौकरी पर अब स्थायी बन रही है। कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, कोई सम्मान नहीं। अस्थायी नियुक्तियां। अभी भी 40 से 60% शिक्षक
संविदा या गेस्ट टीचर के तौर पे कार्यरत हैं। इनका वेतन 10 से 20 हज़ार के आसपास है, जबकि स्थायी शिक्षकों का वेतन 37,000 से 50,000 के आसपास सामान्य रूप से होता है। कोई पेंशन नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई कैरियर ग्रोथ नहीं। अब सोचिए इसका प्रभाव क्या होगा कि जो लोग योग्य शिक्षण कार्य में हैं वो उसे छोड़कर निजी क्षेत्र या अन्य नौकरियों में चले जाएंगे, और क्योंकि उनको कोई सुरक्षा नहीं है, उनके कैरियर की कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए इतने कम पैसे में वो कैसे अपना निर्वाह करेंगे। अगला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षा बजट की कमी। भारत का जीडीपी का केवल 3% से भी कम शिक्षा पर खर्च होता है, जबकि यूनेस्को कहता है कि भारत में कम से कम 6% इस पे खर्च होना चाहिए। इसका प्रभाव है कि नए पदों का सृजन नहीं हो पाएगा, वहीं स्कूलों में बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं वो प्राप्त नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अभी भी देखिए बहुत सारे विद्यालयों में बेसिक जो चीज़ें चाहिए वो अभी भी उपलब्ध नहीं है। पानी की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, है ना, शौचालय की व्यवस्था अभी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे बहुत सारे विद्यालय जो गवर्नमेंट से संचालित हैं वर्तमान में विद्यमान हैं। नीति अस्थिरता, कानूनी विवाद, भर्ती नियम बार बार बदलते रहते हैं। कभी टेट अनिवार्य, कभी आयु सीमा में ढील, कोर्ट केस भी चलते रहते हैं, जो कि अभी 69,000 भर्ती वाला मामला अभी बताया ही मैंने। बिहार में भी जो टेट स्कैम हुआ था उसमें भी बहुत सारे शिक्षक, जिसमें 1200 से ज़्यादा गवर्नमेंट लोग निलंबित हुए। इसका प्रभाव है कि उम्मीदवारों में भ्रम, निराशा और अविश्वास। अब अगला बिंदु ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियां, जिसमें 60% ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक पद अभी भी खाली हैं। कोई बिजली, पानी, शौचालय या आवास की सुविधा नहीं है। जैसा अभी मैंने बताया, बिहार के स्कूलों में अभी भी 100 बच्चों के लिए एक शिक्षक हैं, वो भी संविदा पे। विषय विशिष्ट की कमी भी देखी जाती है, जैसे गणित और विज्ञान और अंग्रेजी में अभी भी 40 से 50% पद खाली देखे जा सकते हैं, जिनका प्रभाव है कि बच्चे मूलभूत अवधारणाएं उनको सीख नहीं पाते हैं, और इससे ड्रॉप आउट बढ़ते जाता है, नामांकन घटते जा रहा है सरकारी विद्यालयों का। अब आइए देखते हैं सरकार का क्या पक्ष है और फैक्ट चेक करते हैं। सरकार क्या कहती है कि स्मार्ट स्कूल ला रहे हैं, दीक्षा प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, भर्ती प्रक्रिया में सुधार हो रहा है। आज गांव-गांव इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा जैसे माध्यमों से दूर दराज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे से अच्छी किताबें, क्रिएटिव लर्निंग टेक्निक हो, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए गांव-गांव ये नए विचार, नई व्यवस्था, नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। यानी भारत में पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधनों का गैप भी तेजी से खत्म हो रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आज भी 65% से ज़्यादा ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट नहीं है, 45% से ज़्यादा स्कूलों में डिजिटल डिवाइस नहीं है। तकनीक शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकती। सच है कि सरकार के दावे जो हैं जमीन पर उतर नहीं रहे हैं, और इसका खामियाजा हमारे बच्चों और युवा भुगत रहे हैं। लेकिन क्या केवल सरकार को दोष देना ही ठीक होगा? जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे अध्यापक हैं, क्या वो भी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं? क्या सभी अधिकारी जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, क्या वो भी ईमानदारी से सारी चीज़ों को एक साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे शिक्षक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ पाए? इसमें केवल एक व्यक्ति या केवल सरकार को दोष देना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारी समस्याओं को, जैसा अभी मैंने वर्णन किया, कई सारी समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं को दूर करना पड़ेगा, केवल एक कारण नहीं है। अब आइए देखते हैं कि इसके समाधान क्या हो सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि अब क्या करना चाहिए, तो हम क्या चुप बैठें या इस संकट का कुछ समाधान करें? कुछ तो हमारे हाथ में है जिसको हम कर सकते हैं, जैसे पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, ऐसी जैसे कि यूपीएससी लाती है, हर राज्य में वार्षिक भर्ती कैलेंडर उसी प्रकार से जारी हो जिस प्रकार से यूपीएससी अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करता है। सीधी भर्ती, गवर्नमेंट टेट जैसे परीक्षाओं को पास करने के बाद ही अध्यापक बनने के लायक समझती है, तो जो अभ्यर्थी टेट क्वालिफाई हो गए हैं उन्हें बिना देरी के या तो प्राइवेट सेक्टर में या तो गवर्नमेंट सेक्टर में उनकी नियुक्ति तुरंत ही कर देनी चाहिए। वहीं शिक्षा का बजट
जीडीपी का 6% से ज़्यादा खर्च करना चाहिए। ग्रामीण सुविधाएं, जो कि स्कूलों में बिजली, पानी, आवास आदि चीज़ों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरी तरह से उपलब्ध हों। और गाँव वासियों का भी ये जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट जो भी योजनाएं लाती हैं या जो भी कार्य खर्च करती है वो उनके लिए है। तो स्कूलों में चोरी जैसी घटनाएं न हो, उनमें तोड़ फोड़ न हो, वो गांव वालों की भी जिम्मेदारी बनती है। केवल सरकार ही सब कुछ नहीं कर पाएगी। वहीं निजीकरण पे सरकार को रोक लगाना चाहिए। जो पीपीपी मॉडल है उस पर जन सुनवाई करके या आरटीआई जैसे मुझे कई सारी जानकारी लेनी थी, तो अभी भी जो बीएड करने वाले हर साल जो पास होते हैं उनकी जानकारी कहीं सरकारी आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए आरटीआई करना पड़ा, जो कि मैंने दाखिल किया हुआ है, अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई उसकी जानकारी। तो मैंने किसी न्यूज़ चैनल से ये सारे आंकड़े जुटाए हैं, और क्योंकि ये सारे एक मोटा अनुमान है, आंकड़ों का अनुमान है, लेकिन ज़्यादातर जानकारी आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से ली गई है, इसलिए ये सारे स्रोत आपको एक तरफ मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जो कि व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप चैनल का है। वहाँ से आप इसके सारे लिंक को, जो स्रोत हैं, सबको प्राप्त कर पाएंगे, एक फाइल में आपको दे दी जाएगी। अब समाधान का सबसे जिम्मेदार जो बिंदु है वो है युवा आंदोलन। आप और मैं, शिक्षक संगठन, युवा समाज मिलकर सोशल मीडिया और बहुत सारे जगहों पर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाने से क्या होगा कि सरकार को कहीं न कहीं इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसका उदाहरण, राजस्थान में 26,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। अगर राजस्थान ये कर सकता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार क्यों नहीं कर सकते? तो साथियों, क्या हमें केवल सरकार के भरोसे बैठना ही उचित होगा? ये जवाब है नहीं, क्योंकि आपको स्वयं इसके लिए मजबूत होना पड़ेगा। तो साथियों, अगर आप बीएड, सीटेट पास करके घर बैठे हैं तो यह वीडियो अपने दोस्तों, परिवार के हर सदस्यों तक पहुंचाएं। सवाल उठाएं कि सोशल मीडिया से लेकर विधायक, सांसद सभी तक आरटीआई दाखिल करें, पीआईएल करें। अपने सांसद से पूछें कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कब तक आएगी। सरकारी स्कूल को बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। जब तक हम चुप हैं, नौकरियां भी चुप रहेंगी। अंत में दोस्तों, बस मैं यही कहूँगा कि शिक्षा से देश बनता है और शिक्षक से शिक्षा। आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं है, ये हमारे अगले जो जनरेशन के बच्चे हैं उनके भविष्य का सवाल है। हर हर महादेव।